हाँ तो भाई डियर स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें ट्वेल्थ केमिस्ट्री है जिसमें तुम्हारी सारी की सारी रिएक्शंस हैं जो तुमने देखा होगा पेपर में। इस तरह का सवाल आता है कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब तुम्हें सारी की सारी। आज हम तुम्हें एक ही बार में सारी की सारी सिखा देंगे। अगर तुम ध्यान से फोकस यहाँ पर बोर्ड पर रखो तो तुम सारे नियमित रिएक्शन को छोड़कर जितनी भी तुम्हारी रिएक्शंस हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री के अंदर उन सारे को कर पाओगे। तो देखो यहाँ पर हमें चार्ट बनाएंगे, तुमको चार्ट याद कर लेना है और थोड़ी बेसिक चीज़ें बीच बीच में तुमको बताएंगे तो तुम ध्यान से बातों को सुनो। जितना ध्यान से सुनोगे उतना अच्छे से सीख पाओगे। देखो क्या बात होती है बच्चों, हम शुरुआत करते हैं हमेशा एल्केन से। एल्केन जिन बच्चों को नहीं पता है, एल्केन हाइड्रोकार्बन होते हैं और हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये एल्केन्स। और एल्केन्स को अगर हम सामान्य प्रतीक से दिखाते हैं तो RH लिखते हैं एल्केन्स को, ठीक है। वहीं पर हमारे पास होते हैं एल्कीन, इन तीनों को लिख लेते हैं एल्कीन। और जो तीसरा हमारे पास होते हैं एल्काइंस, ये हमने यहाँ पर लिख दिया एल्काइंस। तो ये बच्चों अगर हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री की बात करें तो ट्वेल्थ केमिस्ट्री का हमारा सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो हेलो एल्केन होता है और हेलो एल्केन्स को हम RH से दिखाते हैं। तो अगर हम हेलो एल्केन्स पर आ गए इन तीनों को लेकर तो हेलो एल्केन्स से आगे हम कहीं पर भी ट्वेल्थ केमिस्ट्री के अनुसार जाता है। तो अगर हम सबसे पहले एल्केन्स की बात करें कि अगर एल्केन्स से हमको हेलो एल्केन बनाना है तो जो हमको रिएक्शन करानी पड़ती है हेलोजन से, X यानी हेलोजन। हेलोजन कौन कौन, तुम रिएक्शन क्लोरीन से करा सकते हो, ब्रोमीन से करा सकते हो, आयोडीन से करा सकते हो। लेकिन इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि रिएक्शन सनलाइट यानी सूरज की रोशनी में होती है, क्योंकि जो यहाँ पर रेडिकल रिएक्शन होती है मुक्त मूलक अभिक्रिया, और मुक्त मूलक को जनरेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है सनलाइट की। तो जैसे हम रिएक्शन कराएंगे एल्केन्स की हेलोजन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, उपस्थिति में, तो हमको हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। वहीं पर अगर हम एल्कीन लेते हैं और एल्कीन की रिएक्शन हमें किससे कराने के लिए हेलो एल्केन्स प्राप्त हो जाए तो हम एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं HX से। HX का नाम होता है बच्चों हेलोजन हैलाइड। X यहाँ पर तुम क्लोरीन ब्रोमीन रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होता है कि अगर HX के साथ H2O2 की उपस्थिति है तो यहाँ पर हमें एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना होता है। अगर H2O2 नहीं होता तो हम एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगाते। जैसे हम तुमको यहाँ एग्जांपल से इस चीज को समझाते हैं, ध्यान से देखो। जैसे हमारे पास ये एक एल्कीन मौजूद है जिसका नाम प्रोपीन है, इससे हमें हेलो एल्केन मान लो हमें क्लोरो एल्केन बनाना है तो ये जो हम रिएक्शन कराएंगे HCl से, और अगर यहाँ पर प्रेजेंस रखनी है तो CCl4 की प्रेजेंस रखती है। तो ये बच्चों क्या होता है, हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड है, हम इसको डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़कर सिंगल बॉन्ड करना होगा। अब भाई बच्चों सिंगल बॉन्ड करने के बाद ये HCl है, किसको यहाँ जोड़े और किसको यहाँ पर जोड़े, इसके लिए मार्कोनिकोव ने एक नियम दिया। अगर तुम देख पा रहे हो H पर पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो मार्कोनिकोव ने कहा कि तुम नेगेटिव पार्ट को डबल बॉन्डेड कार्बन्स में वहां पर जोड़ो जहां पर कम हाइड्रोजन है। अगर तुम देख पा रहे होंगे यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो हमारा नेगेटिव पार्ट हमको यहाँ पर जोड़ना होगा। तो हमको मिलेगा CH3 और CH के साथ आकर जुड़ जाएगा हमारा Cl और ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा H, बन गया CH3। तो अगर तुम देख पा रहे हो एल्कीन से हेलो एल्केन तैयार हो गया। हम क्या तुमको बोल रहे थे, हम तुमको ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर HCl के साथ ये एरो के ऊपर लिखा हुआ है H2O2, या हिंदी में तुमको लिखकर दे दिया बच्चों प्रोक्साइड, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, तो फिर हम मार्कोनिकोव के नियम के विरुद्ध चलेंगे, विपरीत चलेंगे, एंटी यानी विपरीत। तो बच्चों क्या करना है, हमको नेगेटिव पार्ट वहां पर जोड़ना है जहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन है। तो बच्चों जो हमारा इस बार बनेगा वो होगा CH3, CH2 और CHC। तो स्टूडेंट्स ऐसे करना होता है अगर प्रोक्साइड की उपस्थिति है। अगर प्रोक्साइड नहीं है तो तुम डायरेक्ट ऐसे करोगे, इसको मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार किया आपने, इसको मार्कोनिकोव के नियम के विपरीत किया। तो इस तरह एल्कीन से हमको हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे एग्जांपल से हमने बात समझाई, तुम थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम इससे आगे चलें, एल्काइन से हेलो एल्केन बनाने की तरफ चले, तो एल्काइन को बच्चों पहले हमें बदलना पड़ता है एल्कीन में। एल्काइन से एल्कीन में कैसे बदलते हैं, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है बच्चों हाइड्रोजनेशन। यहाँ पर हमको मेटल चाहिए तो Pd या निकल या Pd, इन तीनों में से किसी एक
मेटल की जरूर हमको यहाँ पर आवश्यकता होती है। कैसे तुमको एग्जाम्पल समझाते हैं फिर से। जैसे हमारे पास ये एक अल्काइन उपस्थित है बच्चों, जो कि तुमको पता है प्रोपाइन है। अगर हमको इसको प्रोपीन बनाना है तो हाइड्रोजनेशन कराना होगा H2 से Pd। कोई एक धातु Pd लेनी होगी, जो तुम्हारे पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड कम करेंगे, एक H इसको देंगे, एक H इसको, तो हमारे पास बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरह एल्काइन से एल्कीन बनता है हाइड्रोजनेशन के द्वारा। तो यहाँ पर जैसे हम इस काम को करेंगे तो हमको मिल जाएगा एल्कीन। अब एल्कीन से एल्केन कैसे, हमने अभी तुम्हें यहाँ पर बताया है, वही काम तुम्हें यहाँ से करा देना है। HX से क्रिया और साथ में H2O2 अगर हुआ तो एंटी मार्कोनिक ऑफ, और अगर CCl4 हुआ तो मार्कोनिक ऑफ के नियम के अनुसार हम चलेंगे। तो इस तरह अगर बात करें बच्चों मेटल एल्केन्स का आगे, मेटल एल्केन्स बनाने के बाद कहीं पर भी पहुंचना पॉसिबल है। कैसे, देखो ध्यान से सबसे पहले तुमको बताते हैं कि हेलो एल्केन से अल्कोहल कैसे बनता है। तो बच्चों तो हमें क्रिया करानी होगी NaOH से या KOH से, और यहाँ पर माध्यम हमारे बच्चों को जलीय माध्यम रखना होता है। इस बात को थोड़ा ध्यान देना होगा, माध्यम में बहुत मायने रखता है। मेटल बनता है मीडियम यहाँ पर, तो जलीय माध्यम में होगा तो नाभिक स्थिर प्रतिस्थापन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH जाकर X की जगह पर आएगा और जो हमको यहाँ से अल्कोहल की प्राप्ति होगी ऐसे। मान लो इस एल्कीन से डायरेक्ट अल्कोहल बनाना चाह रहे हो तो बच्चों ये भी संभव है। अगर हम एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन करा दें, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन सिंपल सी बात है बिल्कुल। अगर हम यहाँ इसमें जल का योग करा दें, वो होता है अम्ल की उपस्थिति में, यानी कोई भी एक अम्ल लोगे तो एल्कीन में जल का योजन मिलता है और हमें अल्कोहल मिलता है। कैसे, देखो एग्जाम्पल से बात समझो। हमारे पास भी बच्चों ये एक एल्कीन है और हमने इसका अल्कोहल बनाना है, तो हम रिएक्शन कराते हैं बच्चों H2O से और उपस्थिति रहेगी H+ की। तुमको पूरा का पूरा एरो के ऊपर भी लिखा मिल सकता है। कैसे, ये H+ और H2O को एक साथ तुमको ऐसे लिख के दे दिया जाएगा H3O+। तुमको क्या करना है, वही मार्कोनिक ऑफ का नियम लगाना है। H2O को ऐसे लिख दो कि H को ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट को वहां बोलेंगे जहां कम हाइड्रोजन होंगे। तुम्हारे पास बनेगा CH3 CHOH और CH3। तो अगर तुम देखो एल्कीन से डायरेक्ट अल्कोहल मिलेगा, तो एल्कीन से अगर डायरेक्ट अल्कोहल चाहिए तो हम एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन कराते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। अगर हमने कराया तो हमको एल्कीन से डायरेक्ट अल्कोहल मिलेगा। और अगर एल्केन से चाहिए तो NaOH या KOH से क्रिया करा दो, कौन से मीडियम में, एक्वस मीडियम में, तुमको बच्चों अल्कोहल की प्राप्ति होगी। अब अगर तुमने अल्कोहल में बच्चों कोई परमल ऑक्सीकारक डाल दिया, या भाई बच्चों तुमने कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, जो कि कौन कौन होते हैं तुम्हारे पास भाई KNO4, ये तो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम दोनों में परमल ऑक्सीकारक होता है। तुमने डाल दिया भाई K2Cr2O7, ये परमल ऑक्सीकारक है। तुमने डाल दिया H2Cr O4 क्रोमिक अम्ल, ये सब परमल ऑक्सीकारक है। इसको बच्चों परमल ऑक्सीकारक इसको ऑक्सीकृत करेंगे और हमको जितने कार्बन वाले अल्कोहल यहाँ होगा उतने कार्बन वाला हमको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अगर हमको बच्चों अल्कोहल से एल्डिहाइड चाहिए तो अल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए हमको इसका फिर से ऑक्सीकरण कराना होता है, लेकिन इस बार डबल ऑक्सीकारक नहीं, डबल ऑक्सीकारक इस काम को करता है। अगर हमको एल्डिहाइड पर आना है, डबल ऑक्सीकारक कौन है, तुमको याद रखना है ट्रिडीनियम क्लोरोब्रोमेट दुर्बल ऑक्सीकारक है, या ट्रिडीनियम डाइक्रोमेट दुर्बल ऑक्सीकारक है, या CrO3 दुर्बल ऑक्सीकारक है, जो कि अल्कोहल को एल्डिहाइड पर लेकर जाएंगे। और तुमको एल्डिहाइड से अगर वापस कार्बोक्सिलिक अम्ल चाहिए तो बच्चों तुमको इसमें दुर्बल ऑक्सीकारक डालना होगा। यहाँ प्रबल तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ होगे तो दुर्बल और यहाँ से यहाँ होगे फिर दुर्बल। और इवन यहाँ पर अगर तुम कूलन रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट या फेलिंग मीडियम भी ले लोगे ना, दुर्बल ऑक्सीकारक है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में वापस हमको देंगे। और अगर तुमको यहाँ से यहाँ वापस आना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से अल्कोहल पर वापस आना है, तो तुमने ऑक्सीकरण किया तो अपचयन ऑक्सीकरण को उल्टा होता है ना, अपचयन करना होगा। और अपचयन भी परबल अपचायक है। परबल अपचायक कौन है बच्चों, परबल अपचायक हमको यहाँ पर चाहिए होंगे। परबल अपचायक तुम्हारा होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सबसे अच्छा अपचायक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल को रिड्यूस करने के लिए, सबसे अच्छा
ये तुम एक और देख सकते हो बच्चों B2H, जिसको हम बोलते हैं डाइबोरेन। ये बच्चों इसको यहाँ पर रिड्यूस कर देगा और तुमको मिल जाएगा एल्कोहल। अगर तुमको एल्डिहाइड से वापस एल्कोहल पर आना है तो बच्चों यहाँ पर तुम्हारे ग्लोबल अपचायक इस बॉन्ड को कर देंगे। अब ग्लोबल अपचायक कौन होता है तो तुमको याद रखना है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड पर आना है तो दुर्बल अपचायक चाहिएगा जो कि होता है तुम्हारा NaBH4। और यही तुमको बता दें, अगर तुमको कोई नाइट्राइल यानी साइनाइड का यौगिक अगर बनाना है तो तुमको यहाँ पर क्रिया करानी होगी KCN से। अगर KCN से तुम क्रिया कराओगे तो तुमको डायरेक्ट यहाँ से मिलेगा RCN, जिसको हम बोलते हैं बच्चों मेथिल नाइट्राइल। अभी जैसे मेथिल नाइट्राइल तुमको मिलेगा, तुमको याद रखना है इसका दो तरीके से अपचयन होता है। एक को तो हम बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन, जो कि होता है बच्चों स्टीफेन अभिक्रिया में SnCl2 + HCl के द्वारा, उससे पार्शियल अपचयन होता है जो कि इसको इमीन में बदलता है। इमीन में ऐसे बदलता है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच में। तो हम यहाँ से बच्चों एक कार्बन को H देंगे, दूसरे नाइट्रोजन को भी H देंगे, तो हमको ये मिलता है, इसको इमीन बोलते हैं। और अगर इमीन का हम जल अपघटन करा दें अम्ल के साथ तो ये बच्चों हमको डायरेक्ट एल्डिहाइड मिलता है, ये तुमको याद रखना है। दूसरा अपचयन इसका ऐसा होता है भाई, अगर तुम इसको बच्चों इसका अपचयन कराओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो यहाँ पर फुल अपचयन होगा और तुमको डायरेक्ट भाई बच्चों यहाँ से RCH2NH2 एमीन मिलता है, एमीन। अगर तुमने इसका पूर्ण अपचयन कराया तो तुमको एमीन मिलेगा, आंशिक अपचयन कराया तो तुमको इमीन मिलता है। इमीन के जल अपघटन से एल्डिहाइड बनता है। और ये रिएक्शन भाई बच्चों हम जब यूज़ में लेते हैं, अगर हमको कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ानी है किसी भी रिएक्शन में तो हम इसको यूज़ में लेते हैं इस रिएक्शन को। अब भाई जैसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पर आ गए बच्चों, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल से भाई काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनने संभव होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जैसे तुमने सबसे पहले रिएक्शन एस्टरीकरण तुमको बता दें कि अगर हम भाई बच्चों इसकी क्रिया एल्कोहल से करा दें, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया एल्कोहल से अम्ल की उपस्थिति में, तो भाई बच्चों यहाँ पर एस्टर की फॉर्मेशन होती है जो कि होता है तुम्हारा RCOOR। वहीं अगर भाई बच्चों तुमने इसकी क्रिया एक और इसी के अणु से करा दी, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही करा दी, तो भाई बच्चों यहाँ पर इनका निर्जलीकरण होता है, मतलब जल बाहर निकल जाता है दोनों अणुओं के एक साथ मिलने से। जल को बाहर निकालने का डिहाइड्राइजिंग रिएजेंट का काम करता है P2O5 निर्जलीकारक का। इनसे जल का अणु बाहर निकलेगा तो भाई बच्चों एसिड एनहाइड्राइड बनता है RC डबल बॉन्ड O ये एसिड एनहाइड्राइड बनकर तैयार होता है। वहीं अगर तुमने इसकी क्रिया बच्चों सोडियम से करा ली, सोडियम से जैसे तुम रिएक्शन कराओगे तो तुमको बच्चों यहाँ से बनेगा RCOON, लवण बनता है भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अभी जो लवण बना है भाई बच्चों, अगर तुमने इसका विकार्बोक्सिलन करा दिया, जो कि रिएक्शन होती है सोडा लाइम के साथ NaOH एंड CaO 1:3 के अनुपात में हम इसके विलयन को लेते हैं, तो हमें यहाँ से डायरेक्ट एल्केन मिल जाता है भाई बच्चों RH, वो भी एक कार्बन परमाणु कम वाला। जैसे अगर तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर एथेनोइक अम्ल था तो तुम्हें यहाँ पर मेथेन मिलेगा, तुम्हें याद रखना है। और भी बहुत सी रिएक्शन है बच्चों इसकी, जैसे मान लो तुमने इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दी NH3 के साथ, तो बच्चों तुमको शुरुआत में तो लवण मिलेगा RCOONH4, ये इस तरह का लवण बनता है भाई बच्चों। और अगर तुमने इस लवण को हीट किया तो इस लवण को हीट करते हुए बच्चों यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और तुमको वापस एमाइड मिलेगा RC डबल बॉन्ड ONH2, ये एमाइड मिल गया भाई बच्चों तुमको यहाँ से। यहीं पर अगर हम तुमको एक और बात बता दें कि अगर तुम्हारे पास ये साइनाइड है, इस साइनाइड का भाई बच्चों अगर हम जल अपघटन करें, तो अपचयन बताया हमने तुम्हें, अगर जल अपघटन करते हैं साइनाइड का मतलब हमने भाई उसमें जल डाल दिया भाई अम्ल की उपस्थिति में, तो बच्चों हमको एमाइड मिलता है RC डबल बॉन्ड ONH2, ये मिलता है एमाइड। और अगर हम एमाइड का फिर से जल अपघटन करा दें भाई बच्चों, तो फिर से जल अपघटन कराने पर भाई हमको मिलता है यही कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका जल अपघटन कराने से कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस तरह भाई ये कुछ रिएक्शन हैं जो कि तुमको ये बच्चों तुम्हारा पूरा का पूरा बेस तैयार कर देगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अगर तुमने इसको अच्छे से याद कर लिया तो। अब ये तुमको कुछ ऐसी चीज़ें बता दें कि जो रिएक्शन है कुछ ऐसी होती हैं जो जल अपघटन पे तुम्हें नए नए उत्पाद दे देते हैं। जैसे ये तुम्हारा एस्टर है, अगर एस्टर का तुमने जल अपघटन कराया, इसमें जल डाल दिया वापस, जैसे हमने यहाँ से अम्ल की रिएक्शन एल्कोहल से कराए थे, हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिला, अगर हमने इसका जल अपघटन किया तो हमको वापस ये दोनों मिल जाते हैं ये बच्चों RC डबल OH और साथ में इसके एल्कोहल ROH, इसकी प्राप्ति हो जाती है। वहीं अगर तुमने इसमें जल डाल दिया भाई बच्चों एसिड एनहाइड्राइड में, तो तुमको यहाँ से दो
अणु मिलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के, RCOOH। हम ये बोल रहे हो तुमको कि अगर कार्बन बढ़ाने हैं तो हम इसकी मदद लेते हैं। जैसे हम तुमको कोई सिंपल से एग्जांपल करके बताएं, जैसे तुम्हारे पास सवाल ऐसा आ गया कि भाई क्लोरोमेथेन से, क्लोरोमेथेन तुम्हारे पास है और तुम एथेनोइक अम्ल प्राप्त करके बताओ हमें इससे। तो भाई सबसे पहले तुम ये देखो बच्चों, क्लोरोमेथेन में तो एक कार्बन है और एथेनोइक अम्ल में दो कार्बन है। तो जब भी कार्बन की संख्या बढ़ानी है हम इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, KCN के साथ क्रिया कराकर। देखो क्लोरोमेथेन तुमको पता होना चाहिए, हेलो LKNH3Cl। अगर हमने इसकी रिएक्शन KN से कराई तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेह रिएक्शन, ये यहाँ पर और यहाँ पर चला जाएगा, तुम्हें मिलेगा CH3Cl, मेथिल नाइट्राइल। अब भी बच्चों मेथिल नाइट्राइल और तुमको बोल रहा है एथेनोइक अम्ल, तुम इसका जल अपघटन करा दो। दो बार लिखने की नीड नहीं है, तुम जैसे ही डायरेक्ट जल अपघटन कराओगे, इसका पहले एमाइड बनता है, फिर एमाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में आगे बढ़ जाता है। ये रिएक्शन में बच्चों एमाइड पर रुकनी बहुत मुश्किल होती है, डायरेक्ट तुमको कार्बोक्सिलिक अम्ल ही यहाँ से मिल जाएगा, RCH3 यहाँ पर OH और ये H। तो अगर तुम देख पा रहे हो हमने क्लोरोमेथेन लिया और एथेनोइक अम्ल हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। ऐसे जहाँ पर भी हमको कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ानी है तो हम वहाँ पर इस KCN वाली रिएक्शन की मदद लेते हैं। जैसे मान लो ये सवाल बहुत फेमस है, बार बार बोर्ड में पूछा भी जाता है कि तुमको मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना है, कैसे प्राप्त करोगे? मेथेनॉल से एथेनॉल। तुम देख रहे हो मेथेनॉल, भाई बच्चों ये तुम्हारा एक कार्बन वाला एल्कोहल है, तो तुम भाई बच्चों को पहले इसको हेलो एल्केन में बदल लो, HCl से क्रिया करा दो ZnCl2 की उपस्थिति में, तो उससे क्या होगा, तुमको एक क्लोरोमेथेन मिल जाएगा। या मिल गया। अब क्लोरोमेथेन की रिएक्शन ये ऊपर बिल्कुल सेम, जैसे तुम KCN से कराओगे तो तुमको ये बच्चों यहाँ से एथिल नाइट्राइल मिल जाएगा, या मेथिल नाइट्राइड बोल लो, या ये बच्चों मेथिल साइनाइड बोल लो, या एथेन नाइट्राइड बोल लो। अब अगर तुमने इसका जल अपघटन कराया H3O+ से, तुमको मिल जाएगा एथेनोइक अम्ल। और हमने तुम्हें अभी सिखाया थोड़ी देर पहले कि अगर प्रबल अपचायक डाल दोगे ना तो तुमको डायरेक्ट, मान लो तुमने भाई बच्चों इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया तो तुमको डायरेक्ट एल्कोहल मिल जाएगा, CH3CH2OH, एथेनॉल तुमको यहाँ से प्राप्त हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं अभी बच्चों तुमको पूरा का पूरा केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का याद करने में और रिएक्शनों को पूरा करने में बहुत मदद करेगी अगर तुमने इसको याद कर लिया। और भाई बच्चों ये ऑक्सीकारक अपचायक तुमको याद रखना है और इसके बारे में हम तुम्हें थोड़ा बता दें। देखो ये क्रम कैसे चलता है ऑक्सीकरण अपचयन का। ये एल्कोहल है तुम्हारे पास, बीच में मान लो ये एल्डिहाइड है और ये मान लो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर तुमने यहाँ पर प्रबल ऑक्सीकारक डाल दिया, किसी भी एल्कोहल के अंदर अगर प्रबल ऑक्सीकारक डाल दोगे तो तुमको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति होगी। और अगर तुमने दुर्बल ऑक्सीकारक डाल दिया एल्कोहल के अंदर तो तुमको एल्डिहाइड प्राप्त में होगा अपनी प्रश्नावली के अंदर जहाँ पर तुम रिएक्शन करा रहे हो। वहीं अगर तुमने प्रबल अपचायक डाल दिया तो तुमको भाई बच्चों डायरेक्ट एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल से। और भाई अगर तुमने दुर्बल अपचायक डाल दिया इसके अंदर एल्डिहाइड के, जो कि NaBH4 वगैरह दुर्बल अपचायक हैं, तो तुमको भाई बच्चों प्राप्त हो जाएगा एल्कोहल। यानी सिंपल सी बात ये होती है कि अगर आगे चलना है हमको तो ऑक्सीकारक डालने होंगे, पीछे वापस आना है तो अपचायक डालने होंगे। यहाँ पर एक बात तुमको ध्यान से देखना है बहुत ही, कि इससे हम यहाँ पर नहीं आ सकते, यहाँ से यहाँ जाना पॉसिबल है। दुर्बल ऑक्सीकारक डाल दो तुम फिर से यहाँ आगे बढ़ जाओगे, यहाँ से यहाँ आना पॉसिबल है, यहाँ से यहाँ जाना पॉसिबल है, यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल से तुम डायरेक्ट एल्डिहाइड नहीं प्राप्त कर सकते, तुम एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त कर लोगे, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल भी प्राप्त कर लोगे। तो अगली जो वीडियो होगी भाई बच्चों, अगर तुम देख रहे हो ये सारे के सारे एलिफेटिक यौगिक थे, मतलब खुली श्रृंखला वाले यौगिक थे। जो अगली वीडियो होगी भाई बच्चों वो तुम्हारे एरोमेटिक यौगिक के ऊपर होगी। तो तुम भाई तब तक इसको याद करो, ये तुम्हें बहुत काम देगा और ये तुम्हारे 12th का लगभग पूरा केमिस्ट्री को सोल्व करा देगा अगर तुम फोकस करके इस चीज़ को याद कर लोगे तो।